इस ड्रामा का नाम ब्लाइंड है और ये अभी अभी शुरू हुआ है। तो चलिए बिना देरी ये शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हमें 5 बच्चों को भागते हुए दिखाया जाता है। वो भाग ही रहे थे कि उन्हें पीछे से आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनमें से युनजई गायब होता है। वो नीचे देखते हैं तो युनजई वहाँ गिरा हुआ होता है। तो उनमें से एक कहता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए वरना वो हमें पकड़ लेंगे। तो एक बच्चा कहता है हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, पर वो नहीं मानते। तो वो उन्हें जाने के लिए कहता है, पर उनमें से एक बच्चा वहीं रुक जाता है। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलना, तो तुम जाते क्यों नहीं। तो वो बच्चा भी वहाँ से चला जाता है और वो खुद युनजई के पास चला जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है यहाँ से जल्दी चलो वरना वो पागल लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वो डॉग वहाँ आ जाते हैं और उन्हें वहीं छुपना पड़ता है। वो डॉग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और चारों तरफ टॉर्च से देख रहा होता है और सीटी बजा रहा होता है, पर वो दोनों झाड़ियों में होने के कारण उसे दिखाई नहीं देते। तभी वो डॉग स्मेल करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। वो बड़ा बच्चा अपने पास रखी मिट्टी को युनजा और अपने शरीर पर लगा देता है ताकि उनकी स्मेल छिप जाए। वो कुत्ते उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो वो आदमी उन्हें बुला लेता है। दूसरी तरफ उन तीनों में से 2 जाली चढ़कर बाहर चले जाते हैं, पर उनमें से एक जाल में फंस जाता है। वो दोनों एक सड़क पर पहुंचते हैं। वो एक कार को आते हुए देखते हैं तो उनमें से एक कहता है इधर देखो हमारी हेल्प करो। तो वो कार रुकती नहीं है और उसे कुचल देती है और वो बच्चा वहीं मर जाता है। उस कार में भी वहीं के लोग होते हैं। फिर हमें पहले वाले आदमी को दिखाया जाता है। वो अंदर बच्चों को ढूंढ रहा होता है। तभी वो दोनों लोग आते हैं और उस मरे हुए बच्चे को उसके सामने फेंक देते हैं। जहाँ वो मरा हुआ बच्चा गिरता है उसी पट्टी के नीचे वो दोनों बच्चे भी छिपे होते हैं। उस मरे हुए बच्चे का खून उन दोनों पर गिर रहा होता है। वो आदमी टॉर्च को जलाकर मरे हुए बच्चे को देख रहा था तो टॉर्च की रोशनी उन दोनों बच्चों पर भी जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। एक डिलीवरी वाला खाना डिलीवर करने के लिए पैक करा रहा होता है और बारिश हो रही होती है। एक लड़की फ़ोन चलाते हुए अपने घर जा रही होती है। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। वो ऐसा महसूस करती है और डर जाती है। वो किसी को कॉल लगाने की सोचती है, पर इतने में वो किलर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो उससे डरकर भागने लग जाती है। वो उसे पकड़ लेता है। उस लड़की का आज 20वां जन्मदिन था। उसके पापा मम्मी बड़े ही प्यार से बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें फिर से लड़की को दिखाया जाता है। उसे होश आता है। वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है। तभी वो किलर आता है। वो किलर भी वही सीटी बजा रहा होता है जो शुरुआत वाला आदमी बजा रहा था। वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो। वो किलर आता है, उसका गला दबा देता है। उस लड़की का नाम बेक जी यून होता है। फिर से उसके पापा मम्मी को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उनके फ़ोन पर उनकी प्यारी बेटी का मैसेज आता है, पापा आज मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरा इंतज़ार मत करना। मॉम पूछती है क्या वो आ रही है, तो उसके पापा उसे कॉल लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो उनकी वाइफ पूछती है क्या हुआ। तभी बाहर बिजली कड़कती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक ओल्ड लेडी स्नोवी स्नोवी चिल्लाते आती है। वो अपने स्नोवी को कूड़े के पास देखती है। वो वहाँ पर उस पॉलीथीन को फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लेडी आती है, कहती है मैंने तुम्हें मना किया है ना कूड़ा खाने को, चलो भागो यहाँ से। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे कुछ अजीब लगता है। तो वो उस पॉलीथीन को खोलकर देखती है तो उसमें एक लाश निकलती है। वो उसी लड़की की होती है। फिर वहाँ पर फोरेंसिक टीम आती है। वो छानबीन शुरू कर देती है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रियो सियोंग जून होता है। वो कहता है कि किलर कितना बेरहम है। कुछ देर बाद वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है। उनमें से एक कहता है देखो किलर ने बेचारी को कैसे मारा है, बेचारी के होठ तक काट दिए। पीछे से आवाज़ आती है एक साइको क्या नहीं करेगा। उनमें से एक बोलता है ये तो रियो की आवाज़ है ना, हाँ मुझे भी लगता है। तभी वो पीछे से लुढ़कता हुआ आता है। उसी थैली में वो उसे देखकर कहते हैं लो पागल आ गया। तो रियो कहता है आम अपराधी की तुलना में साइको को पकड़ना आसान होता है। तो उसके साथी में से एक कहता है तुम कैसे पता लगा सकते हो कि कौन साइको है और कौन नहीं, वैसे तुम्हें कुछ पता चला। रियो कहता है नहीं, यहाँ पर एक भी कैमरा नहीं है। अगर वो कुत्ता नहीं होता
तो हमें बॉडी का भी पता नहीं चलता। रियू ऊपर जाकर देखता है तो उसके दिमाग में कुछ आता है कि वो अगर इस बॉडी को ऊपर से फेंकता तो उस थैली पर स्क्रैच आते और वो ऐसे हमें बैठी हुई नहीं मिलती। वो किलर ऊपर से नीचे तक बॉडी को उठाकर क्यों लाया? सीन शिफ्ट होता है। उसके पापा बॉडी को देखकर रो रहे होते हैं। फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। वो डॉक्टर रियो को बताती है कि इसके हाथों और घुटनों में अंदरूनी चोट है, फिर भी उसके शरीर पर स्क्रैच तक नहीं है। इसका मतलब एक मुलायम डंडा यूज किया गया है। और रियो पूछता है उसके चेहरे पर जो एक कट था उसका क्या? वो डॉक्टर कहती है वो कट एकदम साफ है, इसका मतलब उसने एक बार में कट किया है और दोनों साइड उसने एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर काटा है और ये किसी सर्जन वाले इक्विपमेंट से किया जाता है। रियू उसे एक ब्लेड दिखाता है तो वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव मीटिंग रखते हैं। उनमें से एक सभी को केस के बारे में बता रहा होता है। इस लड़की का नाम बेक जी यून है। इसकी उम्र 20 साल है। ये मू यंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। ये क्राइम सीन का फोटो है। एक सप्ताह पहले उसके पिता ने उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी, पर पुलिस ने उसके फ़ोन पर वो मैसेज देखकर सोचा वो घर छोड़कर भाग गई है। वो क्लब से बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रही थी और उसने जहाँ से टेक्स्ट किया था वो लोकेशन ये है। रियू और उसका एक साथी वहाँ जाते हैं, पर वहाँ पर कैमरा खराब होता है। उसी के पास में उन्हें एक कैमरा दिखता है। रियू कहता है जाओ और फुटेज लो। तभी उसके सामने से एक डिलीवरी बॉय जाता है तो वो सोचता है ये पूरे शहर में घूमते होंगे, तो हो सकता है इसने उसे उस दिन देखा हो। वो उसका पीछा करता है और उसे रोक लेता है और उससे पूछता है क्या तुमने 5 जनवरी को 11 बजे के आसपास इस लड़की को कहीं देखा था? तो वो मना कर देता है। तो वो उसके सर पर लगी कैमरे को देखता है। फिर वो दोनों उसकी दोस्त से मिलने जाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। वो बताती है कि हमने क्लब में बर्थडे बनाया और फिर 10 बजे तक वहाँ से निकल गए। रियू पूछता है 10 बजे इतना जल्दी क्यों? तो वो बताती है हम वहाँ पर और रुकना चाहते थे, पर वहाँ पर एक लड़का था, वो वीआईपी था। उसने जी यून को शराब पिलाने की कोशिश की, पर उसने मना किया तो वो उसे चाकू दिखाने लगा और धमकी देने लगा। रियू पूछता है कौन है वो पागल? फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है। वो एक लड़की को उसकी शराब में ड्रग्स मिलाकर पिला रहा होता है, पर वो उसे मना कर देती है। तभी रियो भी उसी क्लब में आता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है तो वो लड़की मना करती है और कहती है एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? तो वो लड़का उसे पकड़कर चाकू दिखाने लगता है। तभी उधर से रियो आता है और उसे एक लात मारता है और उसे अपनी आईडी दिखाता है, पर वो लड़का उसे धक्का देकर फिर से उस लड़की को मारने चला जाता है। तो रियो जाता है और उस लड़के को पकड़कर पीट देता है। आगे हमें रियो को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। तभी वो लड़की वहां से जा रही होती है तो रियो जाकर उस लड़की को पकड़ता है। तुम अभी नहीं जा सकती। तो वो लड़की कहती है मैं तो बाथरूम जा रही थी। तो वो कहता है बाथरूम तो इधर है। तभी वहां पर दूसरी लड़की आती है। ये हमारे ड्रामा की मेन एक्ट्रेस है। इसका नाम चो यूंगी होता है। वो उन्हें जब ऐसे देखती है तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसका हाथ पकड़कर इसे कहाँ ले जा रहे हो? वो रियू को गुंडा समझती है तो रियू अपनी आईडी दिखाता है। तो चो यून कहती है तो जरूर आपके पास कोई रीज़न होगा तभी आप इसे ले जा रहे हैं। वो लड़की कहती है अब तो मेरी गार्डियन यहाँ है ना, तो मुझे जाने दो। तो रियू उसे रोक कर बोलता है अगर फिर कभी तुम्हें ऐसा लड़का मिले तो तुम उसे अपनी कोहनी से मारना और फिर एक पैर उसके नीचे मारना। तो वो लड़की बोर होने लगती है और वहाँ से चली जाती है और रियू बोलता रहता है। चो यून कहती है क्या आप बता सकते हैं कि यूना के साथ क्या हुआ? रियो कहता है तुम सच में उसकी गार्डियन हो तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना। नेक्स्ट सीन में रियू उस लड़के से पूछताछ करने के लिए जाता है। रियू पूछता है क्या तुम इस लड़की से मिले थे? वो कहता है हाँ, मैंने उसके साथ एक अच्छा टाइम बिताया था। उस दिन भी उसने तुम्हें मना किया था और तुमने वही सब किया था और फिर तुमने उसे मार दिया। सर आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है? मेरे पास और भी लड़कियां हैं। तभी उधर से एक डिटेक्टिव आता है और कहता है इसके लिए कोई आया है और तुम पर केस हुआ है। तो लड़का बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा होकर बोलता है मेरे पापा बहुत अमीर हैं और मेरे अंकल एक बड़ी लॉ फर्म में काम करते हैं।
मैं तुम्हें मुझे पीटने के लिए अंदर करा दूंगा। तो रियो भी एटीट्यूड के साथ बोलता है, मेरे पापा भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और मेरा भाई भी एक जज है, और वो उसे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रियो के भाई को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, चलो उनके साथ चलकर खाते हैं। तो एक लेडी आकर मना कर देती है और बोलती है उन्हें अकेले ही खाना पसंद है। फिर वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो उनकी असिस्टेंट बोलती है, अंदर कोई आया है। तो वो आदमी बोलता है, क्या आप एक ट्रायल लगा सकते हैं? तो सियोंग हुन बोलता है, कौन सा बताइए। वो आदमी बोलता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक ड्रग केस है। वो स्कूल जाता है और एक अच्छा बच्चा है, उसने गलती से ड्रग्स ले लिया। वो शायद उसी लड़के का अंकल होता है जो अभी लॉकअप में है। तो सियोंग हुन बोलता है, अगर आप इसे एक बार नज़रअंदाज करेंगे तो ये उसकी हैबिट हो जाएगी और मैं ऐसे ट्रायल नहीं लगाता। तो वो आदमी बोलता है, आप रियो के भाई है ना? आपको पता है उसने मेरे क्लाइंट को कितना मारा और उसके ऊपर मैं केस भी कर सकता हूँ। तो सियोंग हुन बोलता है, तो कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अपराध करने वाले सभी अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सियोंग हुन को उसके फादर की कॉल आती है। सीन शिफ्ट होता है। रियो खाना खा रहा होता है। तभी उसका सर आता है और उस पर चिल्लाता है, रियो, मैंने तुम्हें कहा था एक मर्डरर को पकड़ने के लिए, पर तुमने तो एक बच्चे को पकड़ लिया और उस पर ड्रग केस भी लगा दिया। रियो कहता है, वो गलत इंसान कैसे हुआ? वो हर रोज ड्रग लेता है और उसने जी यून को ड्रग देने की कोशिश की थी और मैं गलत नहीं हूँ। उसके साथी सर को वहाँ से ले जाते हैं। तभी रियो को उसका भाई कॉल करता है और शाम को 6:30 बजे तक घर आने के लिए कहता है। वो शाम को घर के बाहर होता है पर उसका अंदर जाने का मन नहीं होता। रियो अंदर जाता है। उसके पिता बोलते हैं, तुम सही समय पर आए हो, बैठो। उसकी माँ उसके हाथों को देखती है और बोलती है, तुम फिर से लड़ाई करके आए हो? तो रियो अपने हाथ छिपा लेता है। वो सभी वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उसकी माँ का नाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के लिस्ट में था। उसकी माँ सियोन हुन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो रियो को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। दोनों भाई अपने घर आते हैं। रियो अपने भाई को समझा रहा होता है कि वो मेरे सामने लड़की को मार रहा था तो मैं क्या करता। भाई, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? रियो सियोंग हुन से पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसका भाई रियो से पूछता है, तुम डिटेक्टिव क्यों बने? जब हम स्कूल में थे तो तुम हमेशा लड़ते ही रहते थे और तुम्हें देखकर मैं नर्वस हो जाता था। मैं सोचता था कि कहीं तुम किसी को ना मार दो। पर जब तुमने कहा था कि मैं डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था। पर अब मुझे लगता है कि तुम डिटेक्टिव बने हो किसी और मकसद के लिए। फिर रियो दुखी होकर अकेला जाकर पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें जी यून का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके पिता रियो से पूछते हैं, क्या तुम्हें मुजरिम का कुछ पता चला? तो रियो उनसे पूछता है, क्या आपके रिश्तेदारों में आपकी किसी से दुश्मनी थी? वो मना कर देते हैं। फिर वो पूछता है, आपको याद है कि आपके रिश्तेदारों में कोई नाइफ का यूज़ करता हो या उससे रिलेटेड? वो उसके लिए भी मना कर देते हैं। तभी उनकी वाइफ बोलती है, एक है तो सही मिस्टर जंग। तो उसका पति बोलता है, फालतू की बातें मत करो। पर रियो उसका पता लगाने के लिए चला जाता है। जाते जाते रियो अपने साथी से जी यून की फैमिली के बारे में पता करता है। तो उसका साथी बताता है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और बेटी, और उसके पिता एक कंपनी भी चलाते हैं, होप फूड्स के नाम से। उसका साथी कहता है, होप फूड्स भी वही है जहाँ पर जी यून की बॉडी मिली थी। रियो कहता है, तुमने सही से तो देखा है ना? वो कहता है, हाँ। रियो होप फूड्स पहुँच जाता है और उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये एक मीट की कंपनी है और वहाँ के वर्कर एक छोटा और शार्प चाकू इस्तेमाल करते हैं। वो मीट को काटने में बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे और वो बहुत अच्छे से मीट को काट रहे थे। ये सब देखकर रियो का शक मिस्टर जंग पर और बढ़ जाता है। तभी पीछे से वहाँ का मालिक आता है और पूछता है, आप कौन हैं? तो रियो अपनी आईडी दिखाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर मिस्टर जंग को ढूंढ रहा हूँ। तो वहाँ का मालिक कहता है, यहाँ पर मिस्टर जंग नाम का कोई भी काम नहीं करता, वो शायद दूसरी कंपनी में काम करते होंगे। तभी एक आदमी घबराते हुए पीछे की ओर जा रहा था तो रियो उसे देख लेता है और समझ जाता है कि इसे उसके बारे में कुछ पता है और फिर रियो डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी मांगकर वहाँ से चला जाता है। रात को शॉप बंद होती है। वो आदमी बाहर आता है और मिस्टर जंग को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि आज यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए डिटेक्टिव आए थे। जब वो कॉल कट करता है तो
तो उसके पीछे से रियो आता है और उसका फ़ोन ले लेता है और देख कर कहता है, अब ये मिस्टर जंग कौन है। रियो के साथी ऑफिस में वीडियो क्लिप में ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें कोई सबूत मिल जाए। तभी एक जने को एक क्लिप मिलती है जिसमें मिस्टर जंग ने जी यून को पकड़ रखा था और उसके गले पर चाकू लगा रखा था। वो वीडियो वो रियो को भेज देते हैं। रियो उस वीडियो को दिखाकर उससे पूछता है, यही है ना मिस्टर जंग। तो वो आदमी उसे मना करता है। तो रियो कहता है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो, वो एक हत्यारा है, तुम यहाँ पर इलीगल तरह से रह रहे हो ना। ये सब सुनकर वो आदमी डर जाता है। उसका मालिक पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। वो आदमी मिस्टर जंग का पता रियो को बता देता है। रियो अंदर जाता है और मिस्टर जंग को ढूंढ रहा होता है। तभी मिस्टर जंग उस पर हमला कर देते हैं। दोनों में लड़ाई होती है। लास्ट में रियो मिस्टर जंग का बहुत जोर से गला दबाता है। मिस्टर जंग डर जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे छोड़ दो। थोड़ी ही देर में रियो की टीम वहाँ पर आ जाती है। रियो का सर जब उसके हाथ से खून बहता हुआ देखता है तो कहता है, तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी, हम आज उसे नहीं पकड़ते तो कल पकड़ ही लेते। वहीं पीछे से वहाँ का मालिक और जी यून का पिता कार में बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रियो मिस्टर जंग से पूछताछ कर रहा होता है। रियो कहता है, तुमने ही जी यून को मारा है ना। तो मिस्टर जंग कहते हैं, मैं कोरियन चाइनीज़ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर मर्डर का केस लगा दें। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया और अगर तुम चाहो तो मुझे कोर्ट ले जा सकते हो। फिर रियो के भाई को दिखाया जाता है। उसके पास असिस्टेंट आती है और कहती है, मिस्टर जंग ने ट्रायल के लिए अप्लाई किया है। तो सियोंग हुन उस पर साइन कर देता है और उसे मंजूरी दे देता है। वही बात टीवी में दिखाई जाती है। जी यून के मर्डर के इल्जाम में मिस्टर जंग को पकड़ा गया है और उस केस के ट्रायल के लिए सियोंग हुन ने मंजूरी दे दी है। वहीं रियो भी बैठकर खा रहा होता है। तो रियो का साथी कहता है, उसने ट्रायल के लिए मंजूरी कैसे दे दी, तुम्हें पता ही है ना कि उसने कितनी बुरी तरीके से लड़की को मारा था। वहाँ की मालकिन एक ओल्ड लेडी होती है। वो रियो से पूछती है, देखो तो ये पता नहीं क्या आया है। रियो उन्हें बताता है, ये कोर्ट वालों ने भेजा है जूरी कैंडिडेट बनने के लिए। अगर आप नहीं भी जाती तो आपको कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिए। चो यून को भी कोर्ट की तरफ से जूरी मेंबर बनने का नोटिस आया होता है। और भी जने होते हैं जिनको ये नोटिस भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट को दिखाया जाता है। जज एक बॉक्स में से बॉल को निकालते हैं। जिसका नंबर आता है वो इस केस के लिए जूरी मेंबर चुने जाते हैं। जैसे जैसे उनके नाम आते हैं वैसे वैसे एक आदमी उनकी फ़ोटो को रस्सी पर टांग रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर जंग को भी लाया जाता है। जज आते हैं और केस शुरू होता है। वकील मिस्टर जंग से पूछती है, क्या आपने 5 जनवरी को जी यून के गले पर चाकू रखा था और आपने ऐसा क्यों किया था। तो मिस्टर जंग बोलते हैं, क्योंकि जी यून का पिता मुझे सैलरी नहीं दे रहा था, तो मैंने उसके पिता को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। तभी उधर से जी यून की माँ कहती है, तुमने थोड़े से पैसे के लिए मेरी बेटी को मार दिया। और वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती हैं। तो उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। फिर मिस्टर जंग कहते हैं, जज, मैंने जी यून का कत्ल नहीं किया, मैंने बस उसे डराया था। उस दिन कोई और भी था वहाँ। वो लड़की भागते भागते किसी की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। आपको पता है उस गाड़ी में कौन था? रियो सियोंग जुन। मिस्टर जंग कहते हैं, डिटेक्टिव रियो ने ही जी यून का मर्डर किया है। तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और फिर शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है, तो तुम यहाँ हो, और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।